फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राम 98। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने जो अभी हाल के जो करंट जो मतलब घटना है, जैसे टैरिफ के ऊपर चल रहा है, जो देशों के बीच एक दूसरे के ऊपर जो ट्रेड के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं, उनके ऊपर मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं। खास करके मैं उन टॉपिक को मतलब चुनता हूँ जो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में चल रहे हैं। जैसे कि ये टैरिफ वाला था, तो इसके लिए मैं वीडियो बनाया था। खास करके मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि कुछ मेरा भी रिवीजन हो जाता है, प्लस इसके अलावा तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, कंटेंट हैं अच्छे अच्छे हैं। फिर ठीक है, फिर भी आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है लाइक करके बताएं, या कमेंट करके कुछ सजेशन हो तो दे सकते हैं। चलिए, तो आज का हमने टॉपिक चुना है जो हाल के दिन हमने देखा कि वो जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिए हैं, तो उनको लेकर हमने कुछ मतलब उनके लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाया है, जाकि मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति के बारे में, ताकि उनका चुनाव कैसे होता है, ठीक है, उनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया क्या होती है वो सभी, उनका नामांकन प्लस निर्वाचन अधिकारी ये सभी क्या होता है, चुनाव की जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो समय सीमा होती है क्या होती है, जो उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होगा उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए। मतलब कि उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, या जितने सारे टॉपिक मतलब बन सकते हैं, या जितने सारे उससे रिलेटेड जो कंटेंट हो सकते हैं, मैंने लगभग सभी को कवर किया। ठीक है, उनकी जो कार्यपालिका में क्या शक्तियाँ है, ठीक है, न्यायपालिका में उनकी क्या भूमिका है, या उनकी शपथ प्रक्रिया, त्याग पत्र, ये सारे चीज़ को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम देखते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को। ठीक है, तो जिसमें आपको चलिए, सबसे पहला जो हमारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो यहाँ पे कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संविधान के अनुच्छेद 66, यहाँ पे आपको आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल 66 के तहत होता है। ठीक है, वो जो संविधान में जो जितने सारे आर्टिकल है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग आर्टिकल है, तो आर्टिकल 66 से उनके तहत क्या उपराष्ट्रपति चुनाव संविधान में उनका वर्णन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं सारी चीज़ इसमें वर्णन है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन होगा। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल जो गठन होगा वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगी। तो चलिए, निर्वाचक मंडल में क्या होंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, जैसे आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य और ये मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जैसे 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो उन सभी को मिलाकर मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों को मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनता है। ठीक है, और ये मंडल क्या है, ये पूरे जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया को इसमें ये भागीदार बनते हैं। तो चलिए, अब आगे देखते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऐसे भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है 2-3 तरह की है, जिसमें हम यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, इसमें कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति इसमें क्या कहता है कि इसमें भी एक मतलब ये है कि एकल संक्रमणीय मत। अब देखिए, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इसमें थोड़ा सा मतलब कि इसमें थोड़ा सा अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, इसमें इतना समझिए कि हाँ, ये इस विधि से होता है, एक एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, जिसको हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति भी बोलते हैं, जिससे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अलग कह रहा है कि मतदान गुप्त होता है। इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो मतदान होता है क्या गुप्त होता है। इसका कारण क्या है कि जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। और इसके ये निर्वाचन की प्रक्रिया को देख रेख वही करता है जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो यही करता है। और इस चीज़ का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया को देखेगा, इसमें ये इस चीज़ का संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णन है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं कि नामांकन और निर्वाचन अधिकारी।
चलिए, उपराष्ट्रपति की जैसे कोई भी चुनाव प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले उसमें नामांकन की प्रक्रिया होती है। उम्मीदवार अपना नामांकन करते हैं, ठीक है। निर्वाचन अधिकारी जो भी होते हैं उनके सामने क्या कहते हैं, निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन प्रक्रिया होती है। तो इसमें नामांकन की क्या प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति के बारे में, तो सबसे इस पर है निर्वाचन अधिकारी जो होंगे आमतौर पर संसद के किसी सदन का महासचिव हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इसका निर्वाचन अधिकारी कौन हो सकता है, संसद के किसी सदन का महासचिव, मतलब किसी सदन का, या तो लोकसभा का भी हो सकता है या राज्यसभा की होता है, उसका महासचिव होगा। वही नामांकन क्या करता है, आमंत्रित करता है, मतलब कि उसके सामने इनको नामांकन देना पड़ता है और वही प्रक्रिया को आगे संचालित करता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो भी लड़ना चाहेंगे, मतलब जो भी उम्मीदवार उसमें खड़ा होना चाहेंगे, वो अपना क्या करेंगे, नामांकन पत्र किसके सामने देंगे, संसद के किसी सदन के जो सदस्य जो महासचिव के रूप में होंगे उन्हीं को निर्वाचन अधिकारी बनाया जाएगा और उन्हीं के सामने क्या करेंगे, अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। करेंगे हाल ही में आपने देखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए राज्यसभा के महासचिव, 2025 के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहाँ पे राज्यसभा के एक महासचिव जिनको ये रिटर्निंग अधिकारी या और गरिमा जैन जिनको क्या बनाया, संयुक्त सचिव, और विजय कुमार को निदेशक के रूप में, ये नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे अभी हाल उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाला, जैसे उपराष्ट्रपति अभी जो वर्तमान में है उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो उनके चुनाव के लिए ये इन लोगों को मतलब कि बनाया गया है। तो ये कौन है, राज्यसभा के महासचिव है, वो इनको रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया, और जो गरिमा जैन है उनको संयुक्त सचिव बनाएगा, और विजय कुमार जो निदेशक उनको सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। किस लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए। अब चलिए, चुनाव की समय सीमा क्या रहेगी। तो चुनाव की समय सीमा में आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि निवर्तमान उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने से 60 दिनों के भीतर चुनाव होता है। अभी देखिए, अभी इसके पहले जो नॉर्मल रूप से अगर कोई अपने जो कार्यकाल से पहले इस्तीफा नहीं देते हैं, उनके कार्यकाल हम लोग जो 5 साल की है वो 5 साल पूरा करते हैं, तो ये रूल है कि उनके मतलब कि कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर, मतलब 60 डेज के भीतर क्या करना, चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना होता है। लेकिन ये इनका अभी कार्यकाल बचा हुआ था, इन्होंने बीच में ही त्याग पत्र दे दिया। अगर बीच में कोई त्याग पत्र देता है तो उसके लिए क्या करें, यदि कार्यकाल के बीच में त्याग पत्र या रिक्ति हो तो संविधान में कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर बीच में कोई त्याग पत्र देता है तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन इतना है कि हाँ, यथाशीघ्र चुनाव कराया जाना चाहिए। और इस चीज़ का वर्णन क्या है, अनुच्छेद क्या है, 68 में इसका वर्णन है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे का है कि उम्मीदवार की योग्यता के बारे में, कौन उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 ईयर्स का एज को पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो। ये तीसरा कंडीशन क्या है कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, मतलब संसद का या लोकसभा या किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई सदस्य चुना जाता है तो उसके उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने पर अपनी सदस्यता खो देता है। अगर कोई ऐसा सदस्य उपराष्ट्रपति पद के रूप में पद ग्रहण करता है तो अपनी सदस्यता क्या होगा, अपने आप खो देगा, या संसद के सदस्य हो या राज्य विधानमंडल का, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। चलिए ये मतलब टॉपिक इसलिए मैंने चुना कि हाल ही में जगदीप धनखड़ जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया, ठीक है। इनके लिए 9 सितंबर 2025 को क्या उपचुनाव होने की घोषणा सरकार ने कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ ने त्याग पत्र के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया कि 9 सितंबर 2025 को उपचुनाव कराने के लिए, उपचुनाव मतलब कि अगला जो होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। इसमें आगे आप देख सकते हैं अगला हमारा है उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल, उनका पद कैसा होता है और कार्यकाल क्या होता है। तो पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसके कार्यकाल आप नॉर्मल रूप से आप समझ सकते हैं 5 वर्ष का होता है। और इस चीज़ का वर्णन जो आर्टिकल 67 में इसका मतलब कि वर्णन किया गया है।
उसकी बात करें तो उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक वह पद तक बना रह सकता है। यहाँ पर करें कि जब तक उसका उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद के कोई उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करते हैं तब तक वो पद पर बना रहेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पद की रिक्ति अगर करें कि कभी कभी क्या होता है, कार्यकाल पूरा होने या त्याग पत्र, मृत्यु या अयोग्यता या हटाए जाने पर पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, अगर किसी कारणवश या तो कोई अपना रिजाइन दे दिया या किसी की डेथ हो गई या किसी कारणवश उन पर किसी तरह का कुछ मतलब अयोग्यता साबित हो गया या किसी कारणवश अगर उनको हट जाते हैं या पद मतलब किसी वजह से पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है। मतलब ऐसा संविधान में कुछ मतलब रूल नहीं है कि कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति मतलब के जगह पर कोई ऐसा कार्यवाहक व्यक्ति जो होगा उसका कार्य देखेगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है, राज्यसभा का जो उपसभापति क्या करता है, वही सदस्य क्या है, सदन की अध्यक्षता करता है तब तक कि नए उपराष्ट्रपति का क्या चुनाव नहीं हो जाता। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की जो शक्तियाँ क्या क्या है, उपराष्ट्रपति की जो शक्ति है उनके मतलब पावर और राइट्स क्या क्या मतलब वो कर सकते हैं। तो इसमें शक्तियों की बात करते हैं, पहले हम विधायी शक्तियाँ देखेंगे, फिर न्यायपालिका में क्या शक्ति है उनकी, फिर इस तरह से हम सभी में देखेंगे। तो सबसे पहले शक्तियों में बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है कि विधायिका में शक्ति है। करें कि विधायिका में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसमें विधायिका में क्या उनकी शक्तियाँ हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में। सबसे पहले तो आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कह रहा है कि राज्यसभा का संचालन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा निर्णायक मत देंगे। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति पद जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इस चीज़ का वर्णन क्या आर्टिकल 64 में वर्णन है, वह सदन की कार्यवाही का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है, और उसकी व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अगला क्या है कि निर्णायक मत वो कब देंगे, वह केवल बराबरी की स्थिति टाई होने पर, जैसे किसी बिल किसी मतलब कि नए कानून को लेकर उसमें वोटिंग चल रही है, सदन में वोटिंग चल रही है, जब दोनों तरफ के वोट इक्वल हो रहा है तो उस कंडीशन में वो निर्णायक मतलब क्या होता है, कास्टिंग वोट दे सकते हैं। जो क्या है मतलब दोनों तरफ की जो बराबरी की स्थिति आई थी, अगर टाई हो रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या कहते हैं, निर्णायक वोट देता है। कौन देता है, उपराष्ट्रपति। कब, जब बराबरी की स्थिति आ जाती है तब। चलिए अब कह रहा है कि सदस्यों पर अनुशासन भी करते हैं, जैसे सदन के वो सभापति हैं तो फिर वो सदन में जो भी अनुशासन है उसको बनाए रखने में उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। अब चलिए ये तो विधायिका में क्या क्या कर सकते हैं। अब कार्यपालिका में उनकी शक्तियों को देखते हैं, कार्यपालिका में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, ये कह रहे यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, मृत्यु किसी कारणवश रिक्त हो या तो मृत्यु हो गई हो या त्याग पत्र दिया उन्होंने या यहाँ तक कि वो महाभियोग लगा हो या अन्य किसी कारण से भी पद क्या हो रिक्त हो, तो उस कंडीशन में क्या है उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति की अगर नहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में वो सारे काम देखेंगे। और इस चीज़ का वर्णन किसमें किया है, आर्टिकल 65 में किया गया है। इस दौरान वह राष्ट्रपति की सभी शक्ति और सुविधाओं का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के सारे दायित्व और कर्तव्यों को उपराष्ट्रपति पद को निभाना है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति। और राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि राष्ट्रपति बीमार या अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मतलब कि टोटली समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के सारे काम अगर वो नहीं रहते हैं, किसी कारण वैसे नहीं रहते हैं, तो कार्यपालिका में उनके सारे कार्यों को उपराष्ट्रपति ही देखता है। ठीक है, अब न्यायपालिका में उनकी क्या भूमिका, देखिए न्यायपालिका में तो किसी का प्रत्यक्ष कोई न्याय की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि न्यायपालिका जो होती है स्वतंत्र होती है, किसी राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी तरह की मतलब किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप उस पर नहीं होना चाहिए, हालांकि होता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि न्यायपालिका में भूमिका करें कि उपराष्ट्रपति की कोई प्रत्यक्ष न्यायिक शक्ति नहीं है या न्याय के रूप में यहाँ पे कुछ वो नहीं कर सकते हैं। वह संविधान की रक्षा करने का शपथ लेता है और जो अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं उनकी, अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनको शपथ दिलाया जाता है उपराष्ट्रपति को,
तो शपथ की क्या प्रक्रिया है? तो शपथ की प्रक्रिया में क्या है कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 देखिए इतने जितने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है कि किस आर्टिकल में किस चीज़ का मतलब कि जिक्र किया गया। तो शपथ की प्रक्रिया किस में है? आर्टिकल 69 में। किसका? उपराष्ट्रपति के शपथ की प्रक्रिया आर्टिकल 69 में शपथ लेता है और राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। और उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनको मतलब कि शपथ दिलाया जा सकता है। अब शपथ का स्वरूप कैसा होगा? तो शपथ का मतलब कि स्वरूप सभी के लिए एक ही होता है कि हाँ संविधान की रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्ण करेंगे। ये तो सभी के लिए समान होता है, सभी मतलब लगभग सेम ही शपथ लेते हैं। ये शपथ का महत्व क्या है? शपथ का महत्व क्या है कि उनको क्या करना है, अपने आप को मतलब कि संविधान की जिम्मेदारी और निष्पक्षता को मतलब कि जो भी चीज़ है निष्पक्षता को, सदन को चलाना, सदन का मतलब कि जो भी सभापति के रूप में जो भी उनका कार्य और दायित्व होगा उनको अच्छे से निष्पक्षता के रूप में निभाना। अब बात करते हैं कि अगर वो त्याग पत्र देना चाहे तो उनके लिए क्या प्रक्रिया है। अगर त्याग पत्र देने की प्रक्रिया है तो जैसे उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, या तो उनको लिखित रूप में ही देता है। खास करके उपराष्ट्रपति पत्र, ये उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को लिखित रूप में देता है। और हाल ही में जो जगदीप धनखड़ जो अभी वर्तमान हमारी जो राष्ट्रपति है उन्होंने लिखित रूप में ही दिया। जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल के बीच में त्याग पत्र दिया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव 2025 की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और डेट भी आपने देखा था कि डेट भी मतलब कि क्लियर हो गया है कि 9 सितंबर को मतलब चुनाव होने वाला। इनका प्रभाव क्या पड़ा इसका? त्याग पत्र स्वीकार होने पर पद रिक्त हो जाता है, यथाशीघ्र नया चुनाव कराना चाहिए। अगर वो त्याग पत्र देते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? त्याग पत्र जैसे ही रिक्त पद होगा और नया चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। और संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई कार्यवाहक प्रधान नहीं होता इस दौरान राज्यसभा का। अब देखिए अगर उपराष्ट्रपति के बदले में कोई कार्य करने वाला कोई कार्यवाहक नहीं है, लेकिन जब तक वो नहीं रहते उसका ना क्या है, राज्यसभा का जो उपसभापति कार्यवाही को क्या करता है? संभालता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या नगर पालिका के संदर्भ में, जैसे नगर पालिका के संदर्भ में यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि नगर पालिका जो स्थानीय निकाय का जो शासन है तो उसमें उपराष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ एक भूमिका है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे उपराष्ट्रपति क्या कहता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में से कोई खास उसकी भूमिका नहीं है, लेकिन नगर पालिका या उससे संबंधित अगर कोई विधेयक आता है, कोई नया बिल एक्ट पारित होता है तो उसमें अपना मतदान महत्वपूर्ण निभाता है। उसमें जो मतदान करेगा उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट तो नगर पालिका के इसके ऊपर इसके कार्य में इसके प्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बस हाँ, इससे जुड़ा हुआ कोई अगर ये कानून बनता है, कोई विधेयक आता है तो उस कंडीशन में वो मतदान करता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलिए इसको हटाने की प्रक्रिया, अगर किसी वजह से कोई दोष सिद्ध हो जाता है या किसी मतलब हस्तक्षेप या भ्रष्टाचार किसी तरह की कुछ ऐसे देखने को मिलता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया था, इसको रिमूवल रेजोल्यूशन पारित कराना होता है। इसमें सदन का बहुमत चाहिए, सदन में जितने सदस्य हैं उनका बहुमत चाहिए और लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। मतलब कि कहने पर यहाँ पर सदन में यानी राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन और उस प्रस्ताव का लोकसभा में भी बहुमत होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से, और देखिए राष्ट्रपति को हटाने का जो महाभियोग होता है उससे थोड़ा सा सरल है। इसमें केवल प्रस्ताव राज्यसभा में लाना है और राज्यसभा में अगर पास हो गया तो उसी प्रस्ताव को लोकसभा में भी सहमति दिलाना बस हो जाता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया वो थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपने देख लिया मतलब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कैसा होता है, उनके कार्यकाल क्या होता है, उनको शपथ कैसे दिलाया जाता है, उनके अधिकार क्या है, न्यायपालिका में क्या भूमिका है, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका में उनके अलग अलग दायित्वों कर्तव्यों को हमने देखा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर किसी तरह का आपको कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
स्टडीग्राम 98।